नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर सेकंड। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने कुछ सॉल्व किया था, अच्छे न्यूमेरिकल थे, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए थे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। तो हम लोगों का सेकेंड चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र एवं विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। यहाँ पर एक शब्द आया है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की संकल्पना क्यों की गई? यह माना गया कि जब दो आवेश रखे जाते हैं एक दूसरे पर, तो वे दोनों आवेश एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि एक दूसरे पर वे बल आरोपित करते हैं। अब सवाल यह है कि वे बल आरोपित कैसे करते हैं, दिखाई नहीं देता है, फिर वे एक दूसरे पर बल आरोपित कैसे करते हैं। इस चीज की व्याख्या करने के लिए वैद्युत क्षेत्र की संकल्पना की गई। तो पहले हम समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड तो यह माना गया कि जब कोई आवेश रखा जाता है कहीं, तो वह अपने चारों ओर एक स्थान क्रिएट करता है, एक स्थान बना देता है, एक त्रिविमीय क्षेत्र बना देता है, जिसके अंदर यदि कोई दूसरा आवेश लाया जाता है तो उस रखे हुए आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो उस त्रिविमीय क्षेत्र को ही हम उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के, आवेश समुदाय माने बहुत सारे आवेशों का निकाय, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस त्रिविमीय क्षेत्र को ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे वैद्युत बल क्षेत्र भी कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल क्षेत्र भी कहते हैं। तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश उस आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस त्रिविमीय क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। अब सवाल यह है कि किसी आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसको कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है वैद्युत क्षेत्र को। तो किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको हम तीन प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक, उस जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के किसी बिंदु के अदिश फलन के द्वारा, उस क्षेत्र के किसी बिंदु के सदिश फलन के द्वारा और ग्राफीय विधि द्वारा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक आवेश हमने रखा हुआ है। अब इस आवेश के चारों ओर क्या क्रिएट हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। ये त्रिविमीय क्षेत्र होता है, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो इस वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करने का हम लोगों ने तीन तरीका बनाया। पहला, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु है तो इस बिंदु के सदिश फलन के द्वारा, सदिश फलन के द्वारा, और इस सदिश फलन को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और यह एक क्या है? सदिश राशि है। दूसरा, इस बिंदु के, ये जो वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो बिंदु है उसके अदिश फलन के द्वारा, बिंदु के अदिश फलन के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। और विभव जो होती है वो क्या होती है? अदिश राशि होती है।
और तीसरा तरीका होता है ग्राफीय विधि द्वारा। ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफी विधि यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा, वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो ये 3 तरीका हुआ। तो पहले हम समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र का निरूपण हम बिंदु के सदिश फलन के द्वारा कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना है तो बिंदु के सदिश फलन के द्वारा हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो जो बिंदु का सदिश फलन होता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और जो बिंदु का क्या है, सदिश फलन है। तो चलिए इन सब बातों को पढ़ने के लिए आपको एक परिभाषा की जरूरत होगी, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो परीक्षण आवेश एक धन लघु आवेश है। याद रखिएगा, परीक्षण आवेश हम कभी भी लेंगे तो धन आवेश ही लेंगे। तो परीक्षण आवेश एक धन लघु आवेश होता है। लघु माने छोटा आवेश होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, मतलब यह स्वयं किसी दूसरे आवेश पर बल आरोपित नहीं करता है, लेकिन यह दूसरे आवेश के कारण लगने वाले बल का अनुभव करता है। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश एक अत्यंत लघु धन आवेश है जिसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसके कहने का मतलब यह है, स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि यह स्वयं किसी आवेश पर बल नहीं लगाता है, लेकिन किसी अन्य आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा उसका यह अनुभव करता है। परीक्षण आवेश एक कल्पित आवेश है, वास्तविक नहीं, क्योंकि ऐसा कोई आवेश नहीं है कि जिसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र न हो, वह केवल दूसरे के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करे, स्वयं बल न लगाए। क्यों? क्योंकि जो वैद्युत बल होता है वह न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का एक रूप होता है, और क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब यही होता है कि एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाएगी। तो परीक्षण आवेश जो होता है वह एक कल्पित आवेश है, वास्तविक नहीं है। तो ये परिभाषा हम लोग पढ़े परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को हम लोग Q0 से दिखाएंगे। Q0, Q0 पढ़िए, चाहे Q0 पढ़िए। तो इसको हम Q0 से लिखेंगे या Q0 से लिखेंगे। परीक्षण आवेश की जरूरत पड़ी क्यों? परिभाषित करने के लिए। जब हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे तो वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए परीक्षण आवेश की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोगों ने परीक्षण आवेश को परिभाषित किया। चलिए, तो हमने ये कहा है कि वैद्युत क्षेत्र को 3 प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। एक बिंदु के सदिश फलन के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल यह है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या? जैसे मान लीजिए यहां पर एक आवेश रखा हुआ है, चाहे प्लस Q हो चाहे माइनस Q है। जब यहां पर एक आवेश रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। त्रिविमीय क्षेत्र होता है यह। अब इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक धन परीक्षण आवेश रख दीजिए Q0।
मैंने बता दिया है कि परीक्षण आवेश हमें हमेशा धनात्मक ही लेंगे। तो इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आप धन परीक्षण आवेश रख दीजिए। तो यह जो आवेश है जिसके कारण यह वैद्युत क्षेत्र है, यह कह लीजिए कि जो वैद्युत क्षेत्र है इस परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा। जो वैद्युत क्षेत्र है किसी आवेश के कारण, वह वैद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाएगा। मान लेते हैं बल F लगाता है, तो इस लगे हुए बल F और जो धन परीक्षण आवेश है उसके निष्पत्ति को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। फिर से समझिए, कंसेप्ट समझिए। यहाँ पर एक आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, त्रिविमीय आकाश में होगा। इससे यदि वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम कोई धन परीक्षण आवेश रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वह इस धन परीक्षण आवेश पर बल आरोपित करेगा। तो जो लगाया गया बल है यानी कि आरोपित बल है और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है, जो निष्पत्ति है, उस निष्पत्ति को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह सदिश राशि होती है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका बीमी सूत्र क्या होगा? तो F का बीमी सूत्र क्या होगा? mL/-2, ठीक है। और Q आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है? AT होता है। इन सबको ऊपर लेकर चले जाइए तो क्या होगा? mL, देखिए ये T का पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 और -2 पहले से ही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? T के पावर -3, या A का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगा तो A के पावर क्या हो जाएगा? -1। तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र हो जाएगा और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है और यह सदिश राशि होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ परिभाषा, एक बार और मैं बता देता हूँ। अब एक बात समझिए, इसको परिभाषित करने के लिए हम हर को एकांक मान लेते हैं। मैंने कई बार बताया भी होगा कि किसी भी चीज को परिभाषित करना है उसका फार्मूला पता है यदि, तो आप परिभाषित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, नीचे वाले को एकांक मान लीजिए, तो हम क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या मैंने बोला? कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उस बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चाहे ऐसे बोलेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, निष्पत्ति को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चूंकि वैद्युत क्षेत्र को काफी छोटा माना गया है, वैद्युत क्षेत्र को काफी छोटा माना गया है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस रूप में परिभाषित करना ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने क्या बताया है? मैंने ये बताया कि चूंकि धन परीक्षण आवेश को काफी छोटा माना गया, अत्यंत लघु माना गया है, और जब काफी छोटा माना गया है तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सीमा के रूप में लिखना ज्यादा उचित रहेगा। तो हम सीमा के रूप में क्या लिख सकते हैं? वेक्टर E बराबर लिमिट Q 0 टेंस टू 0, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि Q 0 की तरफ अग्रसर है, यानी कि Q0 काफी छोटा है। तो जब Q0 काफी छोटा होता है तो जो बल और परीक्षण आवेश का अनुपात होता है उस अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस रूप में लिखना क्यों बेटर है? क्योंकि जो परीक्षण आवेश है वो काफी क्या है? छोटा है, इसलिए। अब एक बात बताते हैं, आप जानते हैं कि जाहिर सी बात है
कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो जब सदिश राशि है तो इसमें परिमाण होगा और दिशा होगा। तो मैंने दिशा के बारे में अभी नहीं बताया, केवल अभी परिमाण के बारे में बताया। देखिए यहाँ से आप परिमाण निकाल सकते हैं। E बराबर हो जाएगा लिमिट Q0 टेंस टू 0 F/Q0। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप परिमाण निकाल सकते हैं। लेकिन दिशा कैसे निकालेंगे, दिशा किधर होगी, ये आपको जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। अब दिशा मैं निकालने के लिए बता देता हूं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो आप जानते हैं कि E बराबर F/Q0 होता है। यहां पे E सदिश राशि है, F सदिश राशि है, Q जो है वो क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, अब समझ लीजिए, यानी कि जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। यानी जिधर बल की दिशा होती है उधर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे धन आवेश हमने रखा हुआ है, ये धन आवेश है। अब यहाँ पर हम परीक्षण आवेश रखे हैं। देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में हम यहाँ पे धन परीक्षण आवेश रखे हैं। अब जरा एक बात बताइए, इस धन परीक्षण आवेश पर बल किस दिशा में लगेगा? तो धन परीक्षण आवेश पर बल आपका इस दिशा में लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यह जो धन आवेश है इस परीक्षण आवेश पर इस दिशा में बल लगाएगा। तो जब इस दिशा में बल लगाएगा, इस दिशा में बल लगाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस बल के दिशा में होगी। लेकिन यही यहाँ पर यदि ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, तो अब यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी अब इधर होगी। तो कहने का मतलब यही है कि जिस दिशा में बल की दिशा होती है उधर ही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में उस बिंदु पर धन आवेश जो रखा गया है, उस धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, याद रख लीजिएगा। अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। अब यह कहाँ से आ गया मात्रक, तो इसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे एक फार्मूला, E बराबर पढ़ेंगे V/D। E बराबर हम पढ़ेंगे V/D। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, ये दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आगे हम लोगों को पढ़ना है, जब हम विभव को परिभाषित करेंगे तब वहां पर जाकर हम लोग परिभाषित करेंगे। चलिए तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर बल, किसी आवेशित कण पर बल, ये कि वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी वस्तु पर जो बल है वह बल किस दिशा में लगेगा, ये हम लोगों को निकालना है। चलिए मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश Q रखा है, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक आवेश हम लोगों ने Q रख दिया। अब यदि प्लस है, ये धन आवेश है, वैद्युत क्षेत्र में हमने एक आवेश Q रखा है और यह धन आवेश है, तो इसकी जो दिशा होगी वह F के दिशा में होगी।
ये धन आवेश रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, यह धन आवेश रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में यह धन आवेश हमने रख दिया है। अब जो ई की दिशा होगी, यानी कि जो यफ लग रहा है, यफ की जो दिशा होगी वह किसकी दिशा में होगी? ई की दिशा में होगी। कब? जब यह प्लस आवेश रहेगा तब। लेकिन यही यदि निगेटिव आवेश होगा, यदि यह निगेटिव आवेश होगा तो जो यफ की दिशा होगी वह ई के क्या होगी? विपरीत होगी। यह बात याद रख लेना है। तो आप पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर बल, आवेशित कण पर बल। तो यह एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। यहां पर हमने धन आवेश रखा है। तो यदि जब हम यहाँ पे धन आवेश रखे हैं तो जो यफ की दिशा होगी वह ई की दिशा में होगी। लेकिन यही वह ऋण आवेश होगा तो जो यफ की दिशा होगी वह ई के विपरीत दिशा में होगी। यानी कि यदि यफ इधर कार्य करेगा तो ई आपका किधर काम करेगा? इधर काम करेगा। तो चलिए यह बात आपने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल किस दिशा में लगेगा। यदि धन आवेश होगा तो जिधर बल की दिशा होगी उधर ही ई की दिशा होगी, ठीक है। और यदि ऋण आवेश होगा तो किधर होगा? उसके विपरीत होगा। तो एक बात और पुनः मैं बता देता हूं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? तो वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश आप रख दीजिए, तो धन आवेश पर बल जिस दिशा में लगेगा उस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? तो वैद्युत क्षेत्र में उस बिंदु पर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल के दिशा के अनुदिश होती है। चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं। अगला है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो चलिए अब हम लोगों को निकालना है कि कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो चलिए हम लोगों ने यहां पर एक आवेश लिया है, प्लस क्यू आवेश है। अब इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा चारों ओर। इस आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु हमने पी लिया है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर ही हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में पढ़ा है कि आपको परीक्षण आवेश की जरूरत पड़ेगी। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है उस बिंदु पर आप धन परीक्षण आवेश रख दीजिए। तो हमने प्लस Q0 रखा, ठीक है। क्यों रखा? क्योंकि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो आपको बल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़े हैं E बराबर F/Q0। तो हम उस बिंदु पर परीक्षण आवेश रखेंगे, उस पर लगा हुआ बल निकालेंगे और परीक्षण आवेश से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो हमने उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रख दिया है। अब सवाल यह है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो आप ये बताइए कि जब यहाँ पर धन परीक्षण आवेश आपने रखा है तो बल किस दिशा में लगेगा? बल इस दिशा में लगेगा। तो जब बल इस दिशा में लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी किधर हो जाएगी? इस दिशा में हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी प्लस है, यह भी प्लस है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर हो गई? इधर हो गई।
चलिए, तो आप ये सब समझ सकते हैं। लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि ये यहाँ पर चाहे माध्यम आप कोई ले सकते हैं, चाहे निर्वात या वायु ले लीजिए। यदि कोई माध्यम रहेगा तो फार्मूले में के रहेगा, या फिर निर्वात या वायु रखेंगे तो वहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या कि माना एक प्लस क्यू आवेश किसी माध्यम में बिंदु O पर रखा हुआ है। उस माध्यम का परावैद्युतांक K है। उस बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए उस बिंदु P पर हमने एक क्या रखा है, धन परीक्षण आवेश रखा है। इतना आप लिख लेंगे। तो अब बताइए Q के कारण प्लस Q के कारण प्लस Q0 पर लगने वाला बल कितना लगेगा भाई, F बराबर कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 होता है। तो यह Q हो गया, यह भी Q0 हो गया। अब बटा में R² होता है ना, कूलाम के नियम से आपने पढ़ा है, कूलाम का नियम बल निकालने के लिए काम करता है, कूलाम के नियम से। अब यहाँ पे चिन्ह हम क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि चिन्ह से दिशा पता होती है। तो चूंकि ये सदिश राशि है बल, तो इसलिए हम चिन्ह नहीं लिए हैं। केवल परिमाण के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, केवल हम परिमाण निकालना है, उस बल का परिमाण निकालना है, दिशा तो निकल जाती है। तो ये आपने F निकाला। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब मैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। तो बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो आपको परिभाषा की जरूरत पड़ेगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या होता है, E बराबर होता है F/Q0। आपने F निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अब बटा में R²। देखिए नीचे Q0 है, Q0 हमने रखा, Q0 से Q0 खत्म हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा में R²। यह फार्मूला हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फार्मूला हो गया। कैसा फार्मूला हो गया, तो किसी आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यह फार्मूला हमें बताएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। मैंने बताया है कि दोनों आवेशों के बीच में यदि माध्यम कोई लेते हैं तो परावैद्युतांक आ जाएगा। यदि दोनों माध्यमों के बीच में निर्वात या वायु हो, यदि माध्यम निर्वात या वायु हो, यदि माध्यम क्या हो, माध्यम निर्वात हो या वायु हो, तो K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अब रख देंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, K के जगह पर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/R²। ये फार्मूला आ जाएगा। इसमें K नहीं है, तो K नहीं है तो ये फार्मूला निर्वात या वायु के लिए, क्योंकि निर्वात या वायु के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है। तो एक बार और समझ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर एक आवेश है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम इस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश रखे हैं Q0। अब उस धन परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा वह बल और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अब क्या करेंगे, हमने कूलाम के नियम से लगा हुआ बल निकालना है। F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन 0 के Q0 बटा में R²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो परिभाषा होती है E बराबर F बटा Q0। Q0 से Q0 खत्म हो गया, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 के Q बटा में R²। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फार्मूला हो गया। यदि माध्यम निर्वात या वायु होता है तो K का मान 1 होता है, और जब K का मान 1 होता है तो E बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q बटा R² हो जाएगा।
ठीक है ना। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र को कितने तरीके से निरूपित किया जा सकता है यह पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक बीमा उसका पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र को कितने तरीके से निरूपित किया जा सकता है यह हम लोगों ने पढ़ा, और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा जो भी वीडियो है उसको आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी जो भी कठिनाइयाँ हैं और हमारी जो भी कमियां हैं उसको बेशक आप कमेंट करें, और सुझाव बेशक आप हमें देते रहें ताकि हम नित्य नए नए संशोधन करते रहें। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।